नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और प्रहार के साथ हाजिर हूं मैं। अब बात करेंगे सबसे पहले एनएसए अजीत डोवल के देश के यूथ को दिए गए उस खास मैसेज की। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में अजीत डोवल ने देश के इतिहास पर बात की है। उन्होंने कहा कि आज के स्वतंत्र भारत के लिए हमारे पूर्वजों ने महान बलिदान दिया है और घोर अपमान भी सहा है। हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया, हम मूक दर्शक बनकर असहाय रूप में इसे देखते रहे। एनएसए ने यंग लीडर्स डायलॉग में कहा कि इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि आज भारत के हर युवा के भीतर स्वतंत्रता का जुनून होना चाहिए। हमें इस देश को उस मुकाम पर वापस लाना होगा जहां हम अपने अधिकारों, अपने विचारों और अपनी मान्यताओं पर आधारित एक महान भारत का निर्माण कर सकेंगे। अजीत डोभाल ने कहा कि हमने किसी के मंदिर को नहीं तोड़ा, हम कहीं पर भी लूटपाट करने नहीं गए। जबकि बाकी दुनिया बहुत पिछड़ी हुई थी, तब हमने किसी देश या किसी विदेशी पर हमला नहीं किया। और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए, एक स्वतंत्र भारत में। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी। भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी है। परंतु अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे। तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा। बात करते हैं वाराणसी की, जहां ज्वेलरी शॉपकीपर्स ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यहां पर इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई हो रही है क्योंकि लगातार जिस तरह से ये घटनाएं हो रही थी, जहां पर लोग चेहरा ढककर ज्वेलरी शॉप में जाते थे, लूटपाट करते थे, उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है वाराणसी में दुकानदारों ने, यानी कि जो उनकी समिति होती है, कि बिना चेहरा दिखाए किसी को भी अब ज्वेलरी शॉप में सामान नहीं दिया जाएगा। बिना मास्क, हेलमेट, बुर्का के जो कस्टमर आपके यहाँ आता है, जिसका चेहरा आपके फुटेज में, कैमरे में आ जाता है, ऐसे लोगों को ही माल बेचें ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे और हम व्यापारी सभी सुरक्षित रहे। इसी भावना के साथ ये हम लोगों ने पंपलेट बांटने और आग्रह करने का कार्य प्रारंभ किया है। वाराणसी में ज्वेलर्स का कहना है कि दुकान में सोना चांदी की लूट की वारदातें बढ़ रही हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उनको सामान नहीं देंगे। वो भी कस्टमर हैं हमारे, बुर्खा पहन के आ रहे हैं वो भी कस्टमर हैं, जो साड़ी पहन के आ रहे हैं, सूट पहन के आ रहे हैं, सूट भी पहन के आती है वो भी मुंह छुपा लेती हैं।
साड़ी भी पहन के आती हैं, उसमें भी चोरी होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सा अपनी सतर्कता को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो लोग जो है अपना पहचान हमको दिखाएं। बहुत लोग पहचान वाले होते हैं लेकिन मुंह छिपा होता है, इसलिए हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भक्ति पथ की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। सीएम योगी ने संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई है। मुख्यमंत्री माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। संतों के साथ भोजन का उनका कार्यक्रम भी है। आज मुख्यमंत्री मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या स्नान पर पुलिस प्रशासन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी शाम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का भ्रमण भी करेंगे। मुख्यमंत्री प्रयागराज में लगभग 7 घंटे बिताएंगे। माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो चुकी है। 15 फरवरी 2026 तक ये चलेगा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान होगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अभी से ही पहुंच रही है, इसीलिए सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। बात संभल की, जहां पर बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन हो रहा है। संभल में सुबह से ही बिजली विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। एसडीएम और तहसीलदार बिजली विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बिजली चोरी के मामलों की जांच कर रहे हैं। अब तक अभियान के दौरान बिजली चोरी के कई मामले पकड़े जा चुके हैं। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है बिजली चोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाना। ताजा मामला है थानारी थाना क्षेत्र का, जहां पर धनारी पट्टी लाल इलाके में यह कार्रवाई की जा रही है। सुबह से बिजली विभाग की छापेमारी चल रही है। बिजली चोरी के कई मामले सामने आए, जिसके बाद प्रशासन की ओर से लगातार ये कार्रवाई हो रही है। संभल के डीएम खुद इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। संभल में बिजली चोरी को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से एक्शन किया जा रहा है और एक के बाद एक बिजली चोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। अयोध्या में प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह बैन केवल होटल, ढाबे और दुकानों तक नहीं है, बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाले पर भी यह कानून अब लागू होगा। प्रशासन ने इस बारे में होटल संचालकों, दुकानदारों, गेस्ट हाउस, होमस्टे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को आदेश जारी कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अयोध्या धाम और राम मंदिर उसके आसपास के क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन कुछ होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे का पालन नहीं कर रहे थे। टूरिस्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नॉनवेज मंगाकर परोसा जा रहा था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने अब राम मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी पर पूरी तरह से रोक लगाई है। राम मंदिर क्षेत्र और लगभग 15 किलोमीटर के पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के एक एरिया में यह नियम लागू होने जा रहा है। अभी तक जो है ऑनलाइन की जो व्यवस्था है, क्योंकि वह हमारे द्वारा तो रोक लगा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि स्विगी, जोमेटो जो अयोध्या धाम में अगर कोई श्रद्धालु मंगाते हैं तो वह हमारे यहाँ उनका जो है किसी भी रेस्टोरेंट, होटल से कांटेक्ट होता है। तो हम जो है होटल, रेस्टोरेंट को हिदायत दिए हैं कि अगर स्विगी और या जोमेटो ऐसी कोई भी फूड डिलीवरी वाली संस्था अगर नॉनवेज को जो है मंगा रही है तो कृपया उसको न देने का कष्ट करें। इसलिए उसके लिए हम एक गाइडलाइन उनको जारी करेंगे होटल, रेस्टोरेंट को, कि जिससे इस पे जो है रोक लगाया जा सके। लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अवैध धर्मांतरण के मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से डॉक्टर रमीज पर 50,000 का इनाम रखा गया था। केजीएमयू की एक महिला रेसिडेंट डॉक्टर ने रमीज पर अवैध धर्मांतरण और उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद से आरोपी डॉक्टर फरार चल रहा था और शुक्रवार को लखनऊ कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था। उससे पहले ही पुलिस ने रमीज को अरेस्ट कर लिया है। आज पुलिस डॉक्टर रमीज को कोर्ट में पेश करेगी। डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी लखनऊ स्थित उस मकान के पास हुई है जहां वो किराए पर रहता था। शुक्रवार शाम पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी की सूचना दी। उससे पहले राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव केजीएमयू में छात्राओं के साथ दोहरा रवैया अपनाने को लेकर वीसी से मिलने यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां उनको गेट पर करीब 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान अपर्णा यादव के साथ पहुंचे हिंदूवादी नेता और संगठन के लोग भड़क गए। वीसी ऑफिस के अंदर जबरदस्त नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान अपर्णा यादव ने केजीएमयू प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।
केजीएमयू की कुलपति के दफ्तर में हंगामे का मामला अब कूल पकड़ता जा रहा है। मामले में केजीएमयू के चीफ प्रॉक्टर ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के साथ कई उग्र भीड़ के खिलाफ तहरीर दी है। सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करी है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो उस वक्त की तस्वीर है जब अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंची थी, जिस वक्त वहां नारेबाजी हुई। अब इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से यानी केजीएमयू की ओर से अपर्णा यादव उनके साथ आए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जब आपके पास महिला आयोग के पास कंप्लेन आ गई, जब प्रशासन पूरा पीछे पड़ गया, जब पुलिस ने डॉक्टर रमीज को नामजद वारंट जारी कर दिया, जब उस पे इनाम लगा दिया, जब आदरणीय मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा प्राइज मनी रख दिया कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उस व्यक्ति को 25,000 50,000 रुपए मिलेंगे, तब किया ना आपने। और उससे पहले आपने, जब वो बच्ची ने कंप्लेन करी थी, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? अपर्णा यादव को किसी प्रकार की मॉब की आवश्यकता नहीं, बस मैं उनसे मिलने गई थी। मुझे 20 मिनट तक वहां रखा गया। सबके पास फुटेज है, सबके सामने दूध का दूध, पानी का पानी है। मुझे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो उनका फ्लावर वास टूटा वो उनके खुद के कर्मचारी ने वहां पर तोड़ा, क्योंकि वहां पर एक छिपकली आ गई थी और छिपकली के आने से वहां पर और लोग डर गए थे। केजीएमयू में जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भारत माता की जय और जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह है कि आज महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव वो वहां पर पहुंची और तमाम संगठन के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता हैं, वो फिलहाल केजीएमयू की वीसी से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे और चूंकि मुलाकात नहीं हो पाई, उसमें कुछ समय लगा, जिसके बाद अब इस पूरे परिसर में जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को देखिए किस तरीके से केजीएमयू परिसर में जो वीसी का ऑफिस है वहां पर इस समय बुरी तरीके से जो पूरा माहौल है वो अपने आप में गरमाया हुआ है। जो संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि जो यहाँ की पैथोलॉजी है, वहां का जो रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर के तमाम खामियां हैं, लव जिहाद के मामले को लेकर के जबरदस्त तरीके से गुस्सा है, नाराजगी। और आप देखिए इस समय किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के और बाकी सारे लोग हैं, वो फिलहाल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपर्णा यादव इस समय वीसी से मुलाकात करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। और चूंकि उनको कुछ देर दरवाजे पर रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, दरवाजा नहीं खोला गया, उसके बाद ये पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शहर बुलडोजर एक्शन की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन अब नॉनस्टॉप जारी है। बरेली में प्रशासन ने 60 बीघा जमीन पर बन रही अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया। अफाक और मुश्ताक नाम के दोनों बिना नक्शा पास कराए यहां पर अवैध कॉलोनी तैयार करवा रहे थे। यहीं पर अमरोहा में 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया। सीतापुर में प्रशासन की कार्रवाई को देखने के तहत सीतापुर के 2 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। तो चाहे बरेली हो, अमरोहा हो या फिर सीतापुर हो, लगातार यहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बरेली में 60 बीघा जमीन जो कब्जा किया हुआ था उसे खाली कराया गया। अमरोहा में भी इसी तरह से प्रशासन की ओर से अवैध कब्जा किए गए जमीन को खाली कराया गया और सीतापुर में भी इसी तरह की पीले पंजे की कार्रवाई को देखा गया है। लगातार प्रशासन की ओर से उन तमाम सरकारी जमीनों को अब कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है जहां पर अवैध तरीके से भूमाफियाओं ने उसे कब्जा करके उस पर निर्माण कर रखा है। दिल्ली के तुर्कमान गेट को जंग का मैदान बनाने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस उपद्रव फैलाने वालों को ढूंढ रही है और उनकी धरपकड़ भी शुरू कर दी है। तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फैज़ इलाही मस्जिद बवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने 13वें आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो तुर्कमान गेट की एलएनजेपी कॉलोनी का रहने वाला है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी पर दंगा फैलाने की मंशा से पुलिस और एमसीडी की टीम पर हमला करने का आरोप लगा है। रात के वक्त यहां पर एमसीडी और पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उसके बाद से लगातार पुलिस ने एक्शन लिया और वीडियोस के जरिए, सीसीटीवी के जरिए तमाम उन उपद्रवियों के चेहरे पहचाने गए जो इस उपद्रव में शामिल थे। अब एक एक करके उनकी धरपकड़ चल रही है और आखिरकार 12वें के बाद 13वें इस तरह के आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। और साथ ही साथ इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी थे, जिन्होंने भड़काया था लोगों को, उनके खिलाफ भी पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। ये अज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे।
अरबाब हुकूमत से कह दो, ये अज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटाकर दम लेंगे। बंगाल में करीब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले वहां ईडी की रेड को लेकर जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच ईडी रेड के मामले में एक बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अब ईडी। बताया जा रहा है कि ईडी की लीगल टीम सभी कानून विकल्पों पर विचार कर रही है। साथ ही ईडी ने आईपैक पर छापेमारी को लेकर अपना बयान भी जारी कर दिया है। ईडी ने कहा है कि तलाशी इंडिया पैसिफिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में हुई थी, ना कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पर हुआ है। आपको बताएं कि इस मामले में ईडी पहले कोलकाता हाईकोर्ट गई थी, लेकिन हंगामे की वजह से सुनवाई टाल दी गई। हाईकोर्ट में अब इस मामले पर 14 जनवरी को सुनवाई होने जा रही है। दरअसल 8 जनवरी को ईडी ने आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी। तब ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई थी और हरे रंग का एक फाइल लेकर और हार्ड डिस्क लेकर वो निकल गई, जिस पर ईडी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने जबरन उनसे फाइल छीन ली थी। वहीं पर छापेमारी के विरोध में ममता बनर्जी ने कल पदयात्रा निकाली और वहां उन्होंने इसे गलत नहीं बल्कि सही करार दिया। আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি, এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। বাকি কিছু রেখেছো? ভুলে গেছে বিজেপির এই কান কাটার দলগুলো। নরেন্দ্র মোদীর সাথেও এরা একদিন কাজ করেছে। 14তে যখন পিএম হয়েছিল আইপ্যাক কাজ করেছিল নরেন্দ্র। লজ্জা করে না? কান কাটা দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি, হামলাকারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, এরকম পার্টি আমি দেখিনি।